गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेट्स लर्न कॉमर्स। मैं रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे, जहां हम आप सबों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर अभी फ़िलहाल आ रहे हैं 11th क्लास की वीडियो सारे सब्जेक्ट की। एक्चुअली होता क्या है कि आप बाकी जगहों पे कहीं किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो या ऑफलाइन ट्यूशन में जनरली क्या होता है, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जैसे अकाउंटेंसी पढ़ाई जाती है, फिर इकोनॉमिक्स छोड़ दिया जाता है, बिजनेस मैथ्स के क्लासेस अलग करने होते हैं आपको, बीएससी तो कोई पढ़ाता ही नहीं, थ्योरेटिकल चैप्टर है तो हल्के में सब लेके बोलते हैं कि इसे खुद से कर लेना। लेकिन यहाँ पे आपको बीएसटी के केस स्टडीज़, उसके कई टर्मिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद बिजनेस मैथ्स, बीएसटी, ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ और एक एक टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझाई जाएंगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई सिंगल टॉपिक भी ना हो जो आपसे मिस हो, आपसे छूटे, इस उम्मीद के साथ कि आपकी परीक्षाएं अच्छी जाएं, आपके मार्क्स अच्छे आएँ और आप अच्छा करें, अच्छी परिश्रम करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको टाइप करना है रवि रोशन KR6388। तो आइए गाइज, और अब हम जानते हैं कि आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम क्या लेकर आपके साथ आए हैं। तो आज के इस सेशन में हम अपने सेकेंड चैप्टर को, जो हमारा कंप्लीट हो गया था, थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एज ए क्विज़ करेंगे। तो आपको एक पेन और पेपर अपने पास रखना है और मैं जो कुछ भी कहूँगा आपको गेस करना है कि मैंने सही बताया या गलत बताया, और आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर्स आपके रखने हैं। वैसे मैंने यहाँ पे सारे आंसर्स पे टिक आउट भी कर दिया है और मैं बारी बारी से एक एक ऑप्शन को समझाते हुए बताऊँगा कि क्यों गलत है और क्या गलत है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। और सबसे पहले हम बात कर लें अपने पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है वो है, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ। अकाउंटिंग जो है वह नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता, कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे? तो पहला ऑप्शन है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, गलत है, ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है गिविंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में अकाउंटेंसी की ये कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है कि हम केवल और केवल मॉनिटरी वैल्यू वाले या फाइनेंशियल वैल्यू वाले ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए इसका आंसर डी होगा। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है GAAP, गैप्स का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, GAAP, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज़, गलत है ये ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और दिस इज़ द राइट आंसर। हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही हो गया, तो इसीलिए हम आगे नहीं देखेंगे। सेकंड का आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आइए गाइज, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख रहे हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को, जहाँ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ऑनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। मतलब किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस के ऑनर को एक क्रेडिटर के तौर पे ट्रीट किया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों को अलग अलग एंटिटी मानकर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो याद कीजिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो इसके लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था। पहला है भाई पीरियडिकली कॉन्सेप्ट, नहीं, गलत है ये नहीं होगा। पीरियडिकली कॉन्सेप्ट में तो हम पीरियड को जानते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड होता है, क्वार्टरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, यही ना, ये नहीं होगा। चलिए अब हम बात कर लें अपने दूसरे ऑप्शन की, और हमारा दूसरा ऑप्शन है एंटिटी कॉन्सेप्ट, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन बी। हमने आपको बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में कि बिजनेस का और बिजनेस के ऑनर का दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है, और यही कारण है कि बिजनेस का ऑनर जब कैपिटल लेके आता है तो हम उसे लायबिलिटीज साइड में मेंशन करते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है उसे अपना उधारी मानती है और उसे अपनी लेनदारी मानती है। आगे बात समझ में? चलिए अब हम मूव करें अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने पहला या दूसरा सवाल जो अभी किया, ठीक वैसा ही ये भी सवाल है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस उसी को थोड़ा सा शब्द चेंज करके दे दिया कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है जिसमें ये रिक्वायर्ड है कि केवल और केवल उसी ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग बुक में जो मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किए जाते हों। तो अभी अभी तो मैंने कहा कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है। देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहाँ है, ए ऑप्शन तो नहीं है,
बी भी नहीं है क्योंकि बी में ड्यूअल एस्पेक्ट लिखा है। सी ऑप्शन में लिखा है मनी मेजरमेंट और डी में नन। हमारा आंसर जाएगा सी, मनी मेजरमेंट में ही ऐसी बातें की गई हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? आपको याद होगा कि मैंने आपको टोटल 13 या 14 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, या तो इन 14 कॉन्सेप्ट में आपको याद करना होगा कि किस कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने की बात करी थी। ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं है तो नहीं है। सेकेंड है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और यही इसका आंसर है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, आप याद कीजिए कि जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कई एडजस्टमेंट करते हैं, वहाँ अपने उधारी को, अपने एडवांस को एडजस्ट करते हैं। इसी तरह से जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, और ये होता है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए फिफ्थ का जो आंसर होगा वो होगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, चलिए छठा क्वेश्चन है हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज मेड ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। ठीक, डाउटफुल डेट्स क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई सामान उधार बेचते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सारा का सारा पैसा रिकवर हो जाए, कुछ पैसे डूब भी जाते हैं, तो उसी को हम डाउटफुल डेट्स बोलते हैं। ठीक, तो उसके लिए जो हम प्रोविज़न करते हैं ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, यही आपसे पूछा गया। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, और यही ऑप्शन सही हो गया, इसीलिए हम आगे नहीं जाएंगे। तो सिक्स्थ का आंसर हमारा हो गया ए, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में आपको बैड और डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। हम अपने 7वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, और यहाँ लिखा है एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज़। इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा जो अकाउंटिंग पीरियड रखा गया है भारत में वो क्या है? पहला ऑप्शन है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, गलत है। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बिल्कुल सही। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम फाइनेंशियल ईयर को मेंशन करते हैं, और इसीलिए हमारा 7th जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी होगा। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन। एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? पहला है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे, नहीं। दूसरा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे, ये भी नहीं होगा। तीसरा है मैचिंग कॉन्सेप्ट पे। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है उसमें मैच करना होता है। मैंने अभी आपको बताया कि उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं, तब जाके हम मैच कर पाते हैं कि उस पर्टिकुलर ईयर में टोटल कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, टोटल कितने इनकम्स हुए हैं, टोटल कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं, या टोटल कितने लॉसेस हुए हैं। तो इन सब को करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती हैं, और उसी को हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। तो 8th का आंसर जाएगा सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, and the question number 9 is according to which concept the same accounting method should be followed each year। तो 9 में आपसे पूछा कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा गया कि सेम अकाउंटिंग मेथड आपको फॉलो करना है हर साल। ठीक, तो पहला है फुल डिस्क्लोज़र। डिस्क्लोज मतलब तो बताना होता है, तो फुल डिस्क्लोज़र में तो ये सब कहीं कुछ था नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी की बात करें हम मैटेरियलिटी, ये भी मैटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, सेकेंड ऑप्शन भी हमारा कट गया। थर्ड ऑप्शन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का हिंदी अर्थ ही होता है निरंतरता, लगातार। ठीक है, तो आपको पीछे ही क्वेश्चन में क्या क्या आ गया कि सेम अकाउंटिंग मेथड आपको फॉलो करना है हर साल, तो कंसिस्टेंसी होगी ना, लगातार होगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का जवाब होगा कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में ही हर साल हमें सेम अकाउंटिंग मेथड्स को फॉलो करने होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, और यहाँ लिखा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग मीन्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है मैचिंग का वो क्या बताता है? पहला ऑप्शन है प्रॉफिट फॉर द पीरियड मैच विद द सेल रिवेन्यू। जो हमारा प्रॉफिट हुआ है किसी साल उसको मैच करना है सेल्स रिवेन्यू के साथ। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन है प्रॉफिट फॉर द पीरियड मैच विद इन्वेस्टमेंट। हमारा जो प्रॉफिट है उसको मैच करेंगे हम इन्वेस्टमेंट के साथ, ये भी गलत है। थर्ड वन इज एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड टू बी मैच्ड अगेंस्ट एक्सपेंसेस ऑफ अनदर पीरियड। किसी एक साल के एक्सपेंसेस को दूसरे साल के एक्सपेंसेस से मैच करना, भाई ये तो तर्कसंगत बात है। जब हम अकाउंटिंग रख रहे हैं किसी पर्टिकुलर ईयर का तो उसी साल के रिकॉर्ड को देखेंगे ना, हम पिछले साल क्यों जाएंगे? ठीक, तो पिछले साल के एक्सपेंसेस से हमें कोई मतलब है नहीं, इसीलिए हमारा तीसरा ऑप्शन भी उड़ गया। चौथे ऑप्शन पे आते हैं, और यहाँ लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड टू बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। मतलब कि जिस साल हमने ये खाता बना रखा है या जिस साल हम इसे बना रहे हैं
उस साल के एक्सपेंसेस को हम मैच करेंगे उस साल के रेवेन्यू से, और फिर हम देखेंगे कि ये दोनों मैच हो रहा है या नहीं। यही बातें बताई गई हैं अकाउंटिंग के मैचिंग कॉन्सेप्ट में। क्लियर है आप सबों को? चलिए, होप कि आप सबों को ये सारी बातें समझ में आ रही हों। 11वां जो सवाल है हमारा 11th क्वेश्चन, वहाँ लिखा विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इनमें से कौन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है? पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेकंड है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, और थर्ड है एक्रुअल कॉन्सेप्ट। तो ये तीनों आपको याद होगा कि मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया कि तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में आते हैं, इस चैप्टर का जो हमने पहला क्लास या दूसरा क्लास किया था उसमें। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ मैटेरियलिटी इसमें नहीं आता है, तो इसीलिए यही हमारा आंसर होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैटेरियलिटी जो है वो बेसिक अकाउंटिंग या फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। 11th का आंसर डी जाएगा। आ गए हम अपने 12th क्वेश्चन पे, और हमारा 12वां सवाल है इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। इनकम को जो मेजर किया जाता है किस बेसिस पे, कौन से कॉन्सेप्ट पे? पहला है मैचिंग कॉन्सेप्ट, और यही हमारा जवाब होगा। तो 12th का आंसर जाएगा हमारा ए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। आ गए हम अपने 13th क्वेश्चन पे, और 13वां सवाल है हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट टेक्स इनटू अकाउंट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट किस बारे में बात करता है या क्या प्रदर्शित करता है? पहला है ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, सारे फ्यूचर के प्रॉफिट और लॉस के लिए। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था। ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड नॉट लॉसेस, फ्यूचर की बात करेंगे प्रॉफिट की, लेकिन लॉस की बात नहीं करेंगे। गलत है ये। थर्ड ऑप्शन है आपका ऑल फ्यूचर लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट, फ्यूचर के जितने भी लॉस होंगे उन सब के लिए हम प्रोविज़न करेंगे, लेकिन प्रॉफिट की कहीं कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, और यही है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो 13th का आंसर सी होगा। यहाँ मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर के लॉस के लिए हमको पहले से प्रोविज़न करना होता है, हमें तैयार रखना होता है। प्रॉफिट होगा तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन लॉस होगा तो हमें उससे फेस करना होगा, इसीलिए हम उसी के लिए प्रोविज़न करते हैं पहले से। 13th का आंसर हमारा जाएगा सी, ऑल फ्यूचर लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? चलिए 14वें सवाल पे हम मूव करते हैं, और हमारा 14वां सवाल है एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? पहला है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, नो। सेकेंड ऑप्शन इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, नो। एंड द थर्ड वन इज एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एसेट्स की जो वैल्यू होती है कैपिटल और लाइबिलिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड में बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हम कैपिटल और एसेट्स को, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को दिखाते हैं, और राइट हैंड साइड में एसेट्स को दिखाते हैं। तो जो कैपिटल और लाइबिलिटीज़ होते हैं उन सबको हम जोड़ लेते हैं, तो हमारे नेट एसेट्स की वैल्यू हमको खुद ब खुद पता चल जाती है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड इक्वल हो जाता है, तो इसीलिए एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, और यही है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और यही तीसरा ऑप्शन आपका 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, चलिए तो अब आ गए हम अपने आखिरी स्लाइड पे, और यहाँ पे दो क्वेश्चन और हैं। पहला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी डिस्क्राइब टू कोहलर। कोहलर जो एक वैज्ञानिक थे, अकाउंटेंसी के वैज्ञानिक थे, इनके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स हैं कंसिस्टेंसी के? कंसिस्टेंसी कितने तरह के होते हैं? तो इनके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी के 3 टाइप हैं, और इसीलिए हमारा 15th का आंसर जो होगा वो ए होगा। 16वें सवाल पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म द क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी वैल्यू किस चीज़ पे होती है? पहला कॉस्ट प्राइस पे, नहीं। दूसरा है मार्केट प्राइस पे, यही सही होगा। तीसरा ऑप्शन आपका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम हो उस पर, गलत है। और चौथा ऑप्शन है नन, कोई नहीं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही है, एट मार्केट प्राइस। हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक बचती है उसको हम मार्केट प्राइस पे वैल्यू करते हैं, और यही है अकाउंटिंग का कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो ये थे आपके आज के ये 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बेस्ड थे हमारे सेकंड चैप्टर थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पे। होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हों, और आप अगर नहीं समझ पाएँ तो दोबारा से वीडियो को प्ले कीजिए, आराम से समझिए सारे क्वेश्चंस को। नोट डाउन करने की चिंता मत कीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो तब तक आपका काम क्या है कि इन 16 क्वेश्चन को पढ़ना, वीडियोस को देखना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और इन सारे क्वेश्चंस को लर्न कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग टू सब्सक्राइब, गुड लक।